अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन 11 और 12 होगा। न्यू टॉपिक प्लानिंग गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टॉपिक 59 जो है उसमें प्लानिंग गोल्स और लर्निंग आउटकम्स के बारे में ही डिस्कस किया गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नीड एनालिसिस के बारे में बताया गया कि नीड एनालिसिस बेसिकली क्या होता है। ऑब्वियसली फाइंड आउट करना कि स्टूडेंट्स को क्या सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड लाइन में देखें, यहाँ पे सिचुएशनल एनालिसिस के बारे में बताया गया है कि फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को, ठीक है। तो वो हमारे पास सिचुएशनल एनालिसिस में आ जाते हैं। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में रिसोर्सेज आ जाती हैं, पॉलिसीज़ वगैरह आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वाले लेक्चर्स में क्लियर करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इन शॉर्ट इसका मतलब देखें तो इसका मतलब क्या है कि करिकुलम प्लानिंग जो है ये इन्वॉल्व होती है क्लियर गोल्स को सेट करने में और आउटकम्स में फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम चैलेंजेस की बात करें, ठीक है, तो गोल सेटिंग हमेशा इजी नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन, ठीक है। तो गोल सेटिंग करना जो होता है वो कोई आसान बात नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली हम गोल्स से रिलेटेड ही स्टडी करेंगे, ठीक है। प्लानिंग गोल्स के बारे में स्टडी करेंगे और लर्निंग आउटकम्स को ही आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक 1 था। ये जो लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं जस्ट आप लोगों ने इनको एक दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। देन टॉपिक 60 देख लेते हैं, द आइडियोलॉजी ऑफ द करिकुलम एकेडमिक रैशनलाइजेशन। ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे बड़े ही मज़े का एक पॉइंट हमारे साथ शेयर किया गया है। यहाँ बताया गया है कि एजुकेशन जो है इसका फोकस नॉलेज और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर होना चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स या जॉब रिलेटेड स्किल्स जो है उन पर होना चाहिए, बल्कि नॉलेज और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि नॉलेज और सोचने की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। लाइक स्कूल्स को हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इंटेलेक्चुअली मजबूत हो सके। फॉर एग्जांपल फ्रेंच या लैटिन जो है उसको सीखना सिर्फ कल्चरल नॉलेज के लिए, ना कि आप कह लें कम्युनिकेशन या फिर कोई पर्पस ऑफ जॉब्स जो होता है उनके लिए, ठीक है। तो एकेडमिक रैशनलाइजेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, करिकुलम प्लानिंग में, जो कि ज़्यादातर जोर डालती है इंट्रिंसिक वैल्यू पर किसी सब्जेक्ट मैटर के, ठीक है। ये फोकस बेसिकली इसका जो है वो होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर, स्टूडेंट्स की सोचने की सलाहियत को बढ़ाने पर, ठीक है। और ये नॉलेज को ज़रा डीपली देखता है और स्टूडेंट्स को जो है वो इनकरेज करता है कि वो डीपली चीज़ों को एनालाइज करें, ठीक है। देन टॉपिक 61 देखते हैं। यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में बताया गया और ये बिल्कुल ऑपोजिट टॉपिक है टॉपिक 60 से। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ द करिकुलम सोशल एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो इसका मतलब है कि एजुकेशन को फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल स्किल पर, ठीक है, जो कि मदद करता है स्टूडेंट्स को इकोनॉमिकली जो है वो प्रोडक्टिव बनने में। पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें क्या था कि प्रैक्टिकल स्किल्स जो हम सीखते हैं फॉर जॉब्स उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर जो है फोकस होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इसमें वो बताते हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। मसलन कि टीचर्स हैं अगर, तो वो टीच करें इंग्लिश को बिजनेस और टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि ज़्यादा ग्लोबल नॉलेज जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को इस लैंग्वेज में और ज़्यादा प्रोफिशिएंसी लेनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम पर्पस देखें, ठीक है, तो एजुकेशन को स्टूडेंट्स को जॉब के लिए तैयार करना चाहिए और इकोनॉमिकली सक्सेसिव बनाना चाहिए, ठीक है, उन्हें यूज़फुल स्किल्स सिखाकर। और किसी हद तक जो है वो मैं भी इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, बिकॉज देखें हम बहुत सारा टफ़ सिलेबस पढ़ रहे होते हैं जिसको हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर जो है वो यूज़ नहीं करते, और हम 16-16 साल जो है वो एक चीज़ को दे रहे होते हैं, केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ रहे होते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना तो वो केमिस्ट बन पाते हैं, ठीक है। एट द एंड आपको रियलाइज़ होता है कि यार कितना सारा टाइम आपने उस सिलेबस को दिया कि जिसकी ना तो डिमांड है और ना ही मार्केट में उसको किसी भी तरह से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम जो 10-10 12-12 साल लगा के एजुकेशन को हमने दी है, वही चीज़ें हम 3 या 4 मंथ्स में ईजीली किसी और से सीख पा रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। सो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं आपको कहीं ना कहीं। तो एजुकेशन को एटलीस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आप लोगों को जो है वो प्रोडक्टिव बना सके, इकोनॉमिकली आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। देन मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि टॉपिक 62 है, द आइडियोलॉजी ऑफ द करिकुलम लर्नर सेंटर्डनेस। सो इसमें क्या बताया गया, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन स्टूडेंट्स को एम्पावर करे कि वो क्वेश्चन कर सके सोशल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि आप कह लें इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है। मसलन के टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो क्रिटिकली जो है वो चीज़ों को
एनालाइज कर सकें, सोच सकें और स्टैंड ले सकें अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो कि क्लास, रेस और जेंडर की बेस पर होता है। सो बेसिकली इसका गोल यही है कि स्टूडेंट्स को इस काबिल करना कि वो एक पॉजिटिव चेंज ला सके सोसाइटी में। देन टॉपिक 63 देख लेते हैं, द आइडियोलॉजी ऑफ द करिकुलम सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में क्या होता है कि स्कूल्स को चाहिए कि वो रिस्पेक्ट दें और इंक्लूड करें मल्टीपल कल्चर्स को, ठीक है, एजुकेशन में, बजाय सिर्फ एक ही डोमिनेंट कल्चर को फॉलो करने के एटलीस्ट मल्टीपल कल्चर्स को ऐड करना चाहिए ताकि डिफरेंट कल्चर्स को स्टूडेंट्स जो है वो समझ सकें, उनको सीख सकें। यहाँ पे एक लाइन मैंने हाईलाइट नहीं की, ये लास्ट लाइन जो है वो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। इस लाइन में बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि बैंक्स के मुताबिक मल्टीकल्चरल सोसाइटी, जैसे कि आप कह लें यूनाइटेड स्टेट है, उसमें स्टूडेंट्स को क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी यानी कि मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों से बात करने की सलाहियत हासिल करनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे इसी पॉइंट को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है कि हमें डिफरेंट और मल्टीपल कल्चर्स को जो है वो अपने करिकुलम में ऐड करना चाहिए, ठीक है, और एजुकेशन में जो है वो बजाय सिर्फ एक डोमिनेंट कल्चर के डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट कल्चर्स को जान सकें और आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। देन हम मूव करते हैं जल्दी से अपने लेसन 12 की तरफ। यहाँ पे प्लानिंग गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स पार्ट 2 है। यहाँ पे हमने एम्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए 64 टॉपिक, यहाँ पे बताया गया है कि एम्स क्या होते हैं, ठीक है। इस पूरे लेसन में हमने स्टडी क्या करना है कि कैसे करिकुलम जो आउटकम्स हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है बाय ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और कॉम्पिटेंसेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो एम्स पढ़ लेते हैं, एम्स क्या होते हैं। एम्स जो है ये ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट होती हैं जो कि डिफ़ाइन करती हैं पर्पस ऑफ करिकुलम, ठीक है, और ये बताता है कि एक एजुकेशनल प्रोग्राम का मकसद क्या है, मसलन के स्टूडेंट्स में अच्छी इंग्लिश बोलने की सलाहियत पैदा करना, ठीक है। ये बेसिकली हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है टीचर्स के लिए, लर्नर्स के लिए, ठीक है, मटीरियल राइटर्स के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास एम्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी बताए गए हैं कि ये क्लियर गाइडेंस जो है वो देते हैं, सबके लिए एक तरह से रोड मैप प्रोवाइड करते हैं, फोकस करने में मदद देते हैं। मसलन के यहाँ पे मैंने एक वर्ड नहीं हाईलाइट किया, सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि सिंगापुर में इंग्लिश लर्निंग एम्स जो थे वो क्या बनाए गए हैं कि कम्युनिकेशन करना इफ़ेक्टिवली डेली लाइफ में, ये एक एम है। डेवलप करना रीडिंग हैबिट्स को और अपनी लर्निंग का खुद तज्जिया करना, ठीक है, और गोल्स को सेट करने की सलाहियत पैदा करना। तो ये वहाँ के कुछ क्लियर जो थे वो एम्स थे। तो ये सिंगापुर के एम्स हमारे साथ शेयर किए गए हैं ताकि आप लोग इसको देख के भी थोड़ा बहुत फ़ायदा ले सकें। उसके अलावा टॉपिक 65 देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एम्स को ज़्यादा तफसील से डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है, और ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में क्या सीखेंगे। मसलन स्टूडेंट्स जो है वो बिज़नेस लेटर लिखने की स्किल हासिल करेंगे, तो एक तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो है उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्पेसिफिक और मेजरेबल होते हैं, टीचर्स को टीचिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक कोर्स प्लानिंग और मटेरियल में हमें मदद करते हैं। टीचर्स को एक तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो टीचिंग करना बताते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स भी। तो जस्ट आप लोगों ने ये 2-3 पॉइंट्स के हिसाब से इसको याद कर लेना है, ठीक है। देन टॉपिक 66 देख लेते हैं, स्टेटिंग करिकुलम आउटकम्स। तो यहाँ पे बताया गया है जस्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर होते हैं एम्स से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एम से ज़्यादा स्पेसिफिक और क्लियर होते हैं। ये टीचर्स को, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या लर्न करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये रियलिस्टिक होने चाहिए और कोर्स के लिमिटेड टाइम में जो है वो अचीव किए जा सकें, इस तरह के होने चाहिए, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और कुछ भी नहीं है। देन हम मूव करते हैं टॉपिक 67 पे। यहाँ पे क्रिटिसिज्म बताया गया ऑन द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्रिटिसिज्म में यहाँ क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन को सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस बना देता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। टीचिंग जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव ओरिएंटेड हो जाती है, ठीक है, जो कि क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देती है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक करना चाहिए ताकि लर्निंग को जो है वो ज़्यादा नेचुरल और इंगेजिंग बनाया जा सके। देन टॉपिक 68 आ जाता है। ये टॉपिक क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग टीचिंग, ठीक है। CBLT के बारे में बताया गया कि CBLT क्या होता है, ठीक है। इसमें जो है वो लर्निंग को प्रैक्टिकल स्किल और परफॉर्मेंस
की बेस पर मैयर किया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल टीचिंग सिर्फ जो है वो कंटेंट और टीचिंग प्रोसेस पर फोकस करता था, लेकिन CBLT जो है वो लर्निंग के फाइनल आउटकम पर फोकस करता है। मसलन अगर हम देखें कि रेफ्यूजी प्रोग्राम्स जो थे, ठीक है, उनमें लोगों को जॉब्स के लिए तैयार करने के लिए क्या किया जाता था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंग्लिश सिखाई जाती थी। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये सिर्फ थेरीज पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल पर फोकस करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ रट्टा ना लगाएं रियल लाइफ में, बल्कि लर्निंग को यूज़ कर सकें, जो उन्होंने लर्न किया है, ठीक है, लैंग्वेज जैसे कि, तो उसको वो रियल लाइफ में यूज़ कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि CBLT फर्स्ट इमर्ज इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1970s, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक MCQs के तौर पर याद रखना है। उसके अलावा बाय द एंड ऑफ 1980s CBLT हैड कम टू बी एक्सेप्टेड एज द स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच टू अडल्ट, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, आपको क्विज में आ सकता है। बाकी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है तो वो यहाँ पे बताई गई है। PG प्रोग्राम्स जो है वहाँ पे लोगों को जॉब्स के लिए तैयार जब करना होता था तो उन्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंग्लिश जो है वो सिखाई जाती है। तो ये एक पॉइंट हमारे साथ शेयर किया गया है। देन यहाँ पे नीचे जो रॉवकी जो है उसके मुताबिक बताया गया है CBLT में करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस। तो वो प्रोसेस क्या है कि पहले तो स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को समझना, मतलब कि उन्हें किस चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेक्ट करना, देन उस स्किल पर जो है वो प्रैक्टिस करना, और फोर्थ वन क्या है कि टेस्ट करना उन्हें। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसके पॉइंट्स हैं, ये CBLT में जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ CBLT के बेनिफिट्स शेयर करूं तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल पर फोकस करता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने की सलाहियत बढ़ाता है, और हर स्टूडेंट जो है वो अपनी पेस के मुताबिक जो है वो लैंग्वेज को सीख सकता है। तो ये बेसिकली इसके बेनिफिट्स थे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ जो है वो नेक्स्ट टॉपिक शेयर किया गया, क्रिटिसिज्म ऑन द यूज ऑफ कॉम्पिटेंसीज। तो कॉम्पिटेंसीज बेसिकली क्या होती हैं आप लोगों को पता होगा, आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज़ का तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ कि कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं बेसिकली कोई स्पेसिफिक स्किल, नॉलेज और एबिलिटी को बोलते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टास्क और जॉब को परफॉर्म करने की। तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉम्पिटेंसी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि CBLT का यूज़ जो है वो सब लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। ये बेसिकली क्रिटिसिज्म शेयर किया गया है। सो यहाँ पे टोलिफ्सन जो है वो बोलता है, वो कहता है कि कॉम्पिटेंसीज बनाने का कोई क्लियर तरीका नहीं है, ये ज़्यादातर जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस और इंट्यूशन से जो है वो बनाए जाते हैं। सो इस मॉडल में जो है वो सोशल वैल्यूज़ हिडन होती हैं। उसके अलावा जो है वो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि CBLT के बजाय जो है वो लर्नर सेंटर्ड या सोसाइटी रिबिल्डिंग टाइप करिकुलम जो है वो ऐड होना चाहिए। तो ये बेसिकली जस्ट क्रिटिसिज्म था, ठीक है। और अगर इसकी खामियां देखें तो CBLT जो है वो बताते हैं कि सिर्फ जॉब रिलेटेड स्किल पर फोकस करता है, ना कि क्रिएटिविटी और डीप लर्निंग पर। उसके अलावा हर स्किल को मेजरेबल आउटकम में फिट करना जो है मुश्किल होता है। तो ये भी एक पॉइंट है। और सॉल्यूशन अगर इसका देखें तो इसमें जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को भी शामिल करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकर और थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में जो है बताई गई है। देन टॉपिक 70 आ जाता है स्टैंडर्ड मूवमेंट। सो स्टैंडर्ड मूवमेंट हमारे पास आ जाता है। स्टैंडर्ड मूवमेंट जो है वो 1990s में एजुकेशन में कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड को सेट करने का ट्रेंड आया था, ठीक है। और ESL के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्पेसिफिक बेंचमार्क जो है वो डेवलप किए गए थे। अब बेंचमार्क क्या होता है, मतलब कि फिक्स्ड लेवल या स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको सेट करना किसी चीज़ को मैयर करने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड मूवमेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के लिए क्लियर गोल या टारगेट जो है वो डिसाइड करना जो स्टूडेंट्स को सीखने चाहिए, ठीक है। और 1990s में ये ट्रेंड आया था, हर सब्जेक्ट के लिए जो है प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाए गए थे, ठीक है। उसके अलावा TESOL जो है उसने ESL स्टूडेंट के लिए स्कूल स्टैंडर्ड बनाए और इन स्टैंडर्ड को जो है वो कॉम्पिटेंसी यानी स्किल या एबिलिटी की फॉर्म में बनाया गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मूवमेंट क्या है, हर सब्जेक्ट के लिए क्लियर गोल या टारगेट जो है वो डिसाइड करना जो स्टूडेंट्स को सीखने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड मूवमेंट था। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नॉन लैंग्वेज आउटकम्स एंड प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, जो कि आई थिंक लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। सो नॉन लैंग्वेज आउटकम्स क्या होते हैं, ये बेसिकली लर्निंग के वो आउटकम्स होते हैं जो सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होते बल्कि स्टूडेंट्स की पर्सनल, सोशल और कल्चरल जो डेवलपमेंट होती है उससे भी जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि लैंग्वेज के अलावा जो स्किल ज़रूरी हैं, जैसे कि आप कह लें कॉन्फिडेंस हो गया है, उसके अलावा मोटिवेशन हो गया, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो
इसमें आ जाते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, ये बेसिकली नॉन लैंग्वेज आउटकम्स हैं। उसके अलावा अगर प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये लर्निंग का जो तरीका होता है उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है, सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं बल्कि उसका पूरा प्रोसेस जो होता है उसको डिफाइन करता है, मतलब कि कैसे सीखना है और क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। मसलन कि ये कहना है कि स्टूडेंट इंग्लिश बोल सकें, सो ये एक लर्निंग आउटकम है। मगर अगर कहना है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के ज़रिए कॉन्फिडेंस डेवलप करें तो ये प्रोसेस ऑब्जेक्टिव होगा कि आपने बाकायदा जो है वो प्रोसेस बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे साथ शेयर की गई थी। तो अगर वाकई लेक्चर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।